जी स्टार्ट करते हैं नया नया टॉपिक अपना। आज दूसरा लेक्चर भी हमने कवर कर लिया और ये तीसरा कवर कर रहे हैं, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, या दूसरे लफ्ज़ों में प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। हम इसमें यह पढ़ेंगे कि जो टैक्सेशन है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। इसको लेके चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक अच्छे टैक्स सिस्टम की क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। बाबा इकनॉमिक्स एडम स्मिथ ने 4 बुनियादी क्वालिटीज़ या स्टैंडर्ड्स पेश की हैं जो बाद में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के नाम से मशहूर हो गए। ये दर्ज झैल हैं। ये जो 4 रूल्स हैं ना, ये पेश किए थे एडम स्मिथ ने, आपने याद रखना है, जो क्या है, इकनॉमिक्स का फादर समझा जाता है। और ये जो असूल हैं ये बाद में जाके टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स शुमार होने लग गए। अब वो हैं कौन कौन से? इक्वालिटी या इक्विटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी, सर्टेनिटी। इसको अभी पढ़ेंगे एक एक करके। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन टैक्स लागू करने के कवायद व ज़वाबित पर बहस करते हैं जिनकी बुनियाद पर एक अच्छा टैक्स सिस्टम कायम होना चाहिए। यानी ये टैक्सेशन के रूल्स हैं। अच्छा, एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किताब आप लोगों को पता भी होगी, बड़ी मशहूर किताब है, द वेल्थ ऑफ नेशन में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पेश किए। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन को प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन भी कहा जाता है। इन्हें मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें एडम स्मिथ्स कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी कहा जाता है। एडम स्मिथ के मुताबिक दर्ज झैल कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हैं कौन से? ऊपर नाम अभी फिर पढ़ लेते हैं, ऊपर पढ़े हैं। कैनन्स ऑफ इक्विटी या इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी। आगे क्या है? यानी ये तो एडम स्मिथ ने 4 दिए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जदीद इकोनॉमीज़ से हम आहंगी के लिए मज़ीद कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पेश किए गए। अब इनकी तादाद तकरीबन 9 है, जिनमें से 4 एडम स्मिथ ने पेश किए थे। ये 4 एडम स्मिथ ने, आपने याद भी रखने हैं। अब टोटल 9 हो गए हैं, तो आपको ये पता हो कि 4 ये वाले 4 एडम स्मिथ ने दिए थे। वो आगे पीछे करके आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। एक एक करके पढ़ेंगे तो नाम वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। कैनन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो है ना 5 बाद में इंट्रोड्यूस हुए। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। कैनन ऑफ इक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। जो पहले 4 एडम स्मिथ ने दिए थे उसमें से पहला है कैनन ऑफ इक्वालिटी। यहाँ लफ्ज़ इक्वालिटी से मुराद कतन ये नहीं कि हर एक को एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स अदा करनी चाहिए। यहाँ पर इक्वालिटी से मुराद है कि अमीर लोगों को ज़्यादा टैक्स अदा करना चाहिए। जो कैनन ऑफ इक्वालिटी है, इक्वालिटी से ये ना समझ लेना कि इक्वल टैक्स है सबके लिए, नहीं। इसका ये मतलब है कि अमीरों के लिए ज़्यादा टैक्स है और गरीबों के लिए कम। इक्वालिटी से ये मुराद लो कि अमीरों से पैसा लेके गरीबों को देना है, तो ये इक्वालिटी वाला मीनिंग लेना है। यानी सब बराबर हो जाए, अमीरों से पैसा लेके अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाओगे और गरीबों पे कम, या कुछ गरीबों पे नहीं, तो वो अमीरों का पैसा गरीबों पे आपने लगाना है। तो ये कैनन ऑफ इक्वालिटी है। इक्वालिटी के नाम से ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये मतलब इक्वल टैक्स है, नहीं। अमीरों से लेके अमीरों पे ज़्यादा टैक्स है, गरीबों पे कम। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का बुनियादी जो सबब बनता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। यानी अमीरों से लोगे, गरीबों में तकसीम करोगे, ठीक है ना। तो वो कैनन ऑफ इक्वालिटी है। और अगला है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इससे मुराद है, सर्टेनिटी मतलब बिल्कुल क्लियर कट हो, जो टैक्स है, टैक्स की अमाउंट कितनी है, टैक्स लगना किस तरह है, किन किन चीज़ों पे टैक्स है, टैक्स पे कैसे करना है, सब कुछ क्लियर हो, कुछ इबाम ना रह जाए। टैक्स पेयर कंफ्यूज ना हो उससे यानी बिल्कुल क्लियर हो कि मेरा टैक्स कितना बनता है, मैंने टैक्स कैसे अदा करना है, ये सब कुछ उसे क्लियर होना चाहिए। तो हम इसे पढ़ भी लेते हैं। टैक्स पेयर को पर्पस ऑफ टैक्स का इल्म होना चाहिए कि उसका टैक्स लग क्यों रहा है। टैक्स पेयर को अमाउंट ऑफ टैक्स के बारे में इल्म होना चाहिए कि वो कितनी अमाउंट लग रही है। ये नहीं है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से उसे टैक्स लग रहा है, उसे पता ही नहीं है कि कितनी अमाउंट मेरी बनती है, उसे पता होना चाहिए। ये भी एक असूल है कैनन ऑफ, जिसे कैनन ऑफ सर्टेनिटी कहते हैं। टैक्स पेयर को
टैक्स पेमेंट के मैनर और मूड मूड का इल्म होना चाहिए कि किस तरीके से टैक्स लगना है और उसको अदा कैसे करना है, ये सब उसको पता होना चाहिए। कैनन ऑफ सर्टेनिटी टैक्स कवानीन की फार्मूलेशन में बुनियादी अहमियत रखता है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी इस बात की यकीन दहानी कराता है कि टैक्स पेयर को अमाउंट ऑफ टैक्स और इसका पेमेंट मैनर और पेमेंट मूड का फुल नॉलेज होना चाहिए। यानी कैनन ऑफ सर्टेनिटी क्या है कि टैक्स के बारे में टैक्स पेयर को सारा इल्म होना चाहिए, कोई चीज़ उसके लिए मुबहम नहीं रहनी चाहिए। अगला है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। अच्छा, कैनन ऑफ सर्टेनिटी पता चल गया, अब है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। ये क्या है? कैनन ऑफ कन्वीनियंस को कैनन ऑफ सर्टेनिटी का नेक्स्ट स्टेप समझा जाता है। जहाँ कैनन ऑफ सर्टेनिटी जो ऊपर हमने पढ़ा है ये कहता है कि टैक्स पेयर अपने टैक्स की रकम, मैनर और मोड ऑफ पेमेंट, यानी कितनी रकम है टैक्स की, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसका पे करने का, के मुतल्लिक अच्छी तरह आगाह होना चाहिए। ये था कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इसी तरह कैनन ऑफ कन्वीनियंस ये कहता है कि मदरजा वाला तमाम आसान, कन्वीनियंट और टैक्स पेयर फ्रेंडली होना चाहिए। यानी ये जो मैनर है, मूड है और टैक्स की रकम कितनी बनती है, ये तरीक़ाकार जो है ना बिल्कुल आसान होना चाहिए, इतना टफ नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस पढ़ें आपको समझ आ जाएगी। द टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट मस्ट बी कन्वीनियंट, यानी टाइम उसके लिए ज़्यादा नहीं हो कि हर जना 15 दिन बाद पे करना है, तो मतलब उसके पास एक इतना टाइम हो कि जिसमें वो इजीली पे कर सके अपना टैक्स। और टैक्स अदा कैसे करना है, उसका मूड क्या होगा, वो भी बिल्कुल क्लियर भी होना चाहिए और आसान होना चाहिए। तो टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट मस्ट बी कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर सो डैट ही इज़ एबल टू पे टैक्स इन ड्यू टाइम, ताकि वो आसानी से अदा कर सके, फ्रेंडली होना चाहिए। अच्छा, अब आगे ये है कैनन ऑफ कन्वीनियंस के हक में ये दलील दी जाती है कि अगर टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट आसान और मौजू नहीं होगा तो ये टैक्स चोरी का सबब बनेगा। अगर यानी आसान, मुश्किल है, आसान नहीं है, बड़ा टिपिकल है। जैसे वो इंश्योरेंस वाला, आपको पता है इंश्योरेंस, पहले लाइफ इंश्योरेंस का क्या होता था, उसके कोई पर्सनस होते थे, हम उन्हें पेमेंट करते थे और वो फिर प्रीमियम जमा कराते थे। और वो क्या करते थे, अक्सर होता ऐसे था कि जिसको पैसे दिए जाते थे कि भाई आप मेरा प्रीमियम जमा करा देना, वो खुद खा जाते थे। वो फिर बाद में जब इंश्योरेंस वाले कहते थे वो हम इंश्योरेंस को वालों को ये कहते थे कि भाई आप के पास हमने ये पेमेंट्स भेज दी हैं और हमें जो है ना रिटर्न करें, हमारा इतना इंश्योरेंस बन रहा है। तो वो कहते थे आपकी जो पेमेंट्स हैं वही शॉर्ट है, फ़लाँ साल की आपने पे ही नहीं की। तो यही वो ये कह रहा है कि अगर आसान नहीं होगा ना तो टैक्स को चोरी, ये टैक्स चोरी करने का सबब बनेगा। बिल्कुल आसान हो और कन्वीनियंट हो और इसके अलावा सर्टेनिटी हो। आगे है कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी ये भी बड़ा आसान सा है। कैनन ऑफ इकोनॉमी कहता है टैक्स कलेक्ट करने का बुनियादी मकसद मुल्क के लिए रेवेन्यू पैदा करना है, ये तो हमें पता है, ठीक है ना। और रेवेन्यू पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट पर खर्च की जाती है। इस मकसद को सामने रखते हुए कैनन ऑफ इकोनॉमी ये कहता है कि टैक्सेस इकट्ठा करने की कॉस्ट इतनी कम होनी चाहिए जितनी हो सके। कैनन ऑफ इकोनॉमी ये है कि टैक्स कलेक्शन जो कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना, ये असूल ये कहता है। मज़ीद कलेक्शन प्रोसीजर में इसकी लीकेज नहीं होनी चाहिए, टैक्स का पैसा करप्शन की नज़र नहीं होना चाहिए और ना ही कलेक्शन की हाई कॉस्ट की नज़र होना चाहिए। यानी सारा ये जो बातें कर रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन कॉस्ट है ना वो कम से कम होनी चाहिए, बस यही है इसमें। आगे है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी कहता है कि लेसर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाले छोटे छोटे टैक्सेस की बजाय लार्ज रेवेन्यू देने वाले थोड़े टैक्सेस होने चाहिए। मतलब छोटे छोटे टैक्स लगाने की जगह आप जो है ना बड़े बड़े टैक्स लगा दें चाहे थोड़े हों। छोटे छोटे टैक्स लगाने की बजाय बड़े बड़े टैक्स लगा दें चाहे वो थोड़े भी हों। तो ये कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी इतना कहता है, बस यही बात है इसमें और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी। तो हमने ये सॉरी ये तो आपको बताना भूल गया, ये जो चार है ना ऊपर वाले अब आपने याद रखने हैं। कैनन ऑफ इकोनॉमी और कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ सर्टेनिटी और इससे पहले था कैनन ऑफ, ठीक है ना, एडम एडम स्मिथ ने
कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, छोटे छोटे टैक्स की बजाय बड़े बड़े लगाएं, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो। अब है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। आगे है ग्लोबल टैक्स सिस्टम इन टैक्सेस पर मुश्तमिल है जो आसानी से एडजस्ट किए जा सके, ठीक है ना, यानी इलास्टिसिटी आसानी है इसमें। और वो टैक्सेस जो डिमांड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक बढ़ाए और घटाए जा सके, निज़ाम के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। ऐसे टैक्सेस जो ज़रूरत के डिमांड ऑफ रेवेन्यू, अगर ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड कर रहे हैं तो उसे बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो उसमें एक वो फ्लेक्सिबिलिटी एक अलग भी कैनन है। इलास्टिसिटी मतलब उसमें कोई लचक सी होनी चाहिए, उसे इजीली एडजस्ट किया जा सके। आगे है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, ये भी बिल्कुल आसान है अपने नाम की तरह। टैक्सों का निज़ाम इंतहाई सादा होना चाहिए, तमाम प्रोसेस सादा होना चाहिए, बिल्कुल इजी, टैक्स पेयर आसानी से उसे समझ सके। नॉन टेक्निकल होना चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। कैनन ऑफ सर्टेनिटी हमने पढ़ा था ना, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, जहाँ टैक्स की रकम, वक्त, अरसा, मैनर ऑफ पेमेंट यकीनी बनाया जाता है। और इसी तरह कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी करप्शन और टैक्स चोरी के टैक्सेस कम करता है अगर तमाम मेथड सादा और आसान हो, यानी जो मेथड्स हैं, जो पेमेंट के तरीक़ेकार हैं, वो बिल्कुल आसान होने चाहिए। और कैनन ऑफ सर्टेनिटी ये कहता था वाज़े होने चाहिए। कैनन ऑफ कन्वीनियंस ये कहता था कि उनका अदा करना आसान होना चाहिए। और कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी ये कह रहा है कि खुद वो मेथड भी आसान होने चाहिए। और कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, इसको आपने समझना है, ये बहुत अहम है। टैक्स सिस्टम डाइवर्सिफाइंग होना चाहिए, यानी किसी एक टैक्स सोर्स पर डिपेंड ना करे। मिसाल के तौर पे सिर्फ इनकम टैक्स एफबीआर कलेक्ट कर रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ सेल टैक्स कर रहा है, इनकम टैक्स नहीं कर रहा, तो टैक्स के डिफरेंट सोर्स होने चाहिए। अगर कहीं से टैक्स नहीं आया तो चलो दूसरी साइड से आ जाएगा, ठीक है ना। अब टैक्स के एफबीआर के कितने सोर्स हैं? 4 हैं, मैंने बताए थे। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम, ये 4 सोर्स है। तो कोई वो ये कैनन ऑफ डाइवर्सिटी ये कहता है कि कोई एक सोर्स नहीं होना चाहिए, काफ़ी सारे सोर्स होने चाहिए, ठीक है। अब फिर पढ़ते हैं, टैक्स सिस्टम डाइवर्सिफाइंग होना चाहिए, यानी किसी एक टैक्स सोर्स पर डिपेंड ना करे, बल्कि टैक्स सोर्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए, यानी काफ़ी सारे टैक्स सोर्स होने चाहिए। सादा लफ्ज़ों में मल्टीपल टैक्स सोर्स होने चाहिए, बस यही वो बताता है। आगे है कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ये कहता है, इसका मतलब है कि टैक्सों का निज़ाम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि टैक्सों को आसानी से गवर्नमेंट की ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाया और घटाया जा सके। टैक्स आपने ज़्यादा कलेक्ट करना है गवर्नमेंट ने तो ज़्यादा कर ले, टैक्स कम करना है तो कम कर दे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए। अब मैं इसे रिपीट करता हूँ और फिर हम इसी टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कैनन ऑफ इक्वालिटी। इस इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि टैक्स बराबर होना चाहिए, इसका मतलब है अमीरों पे टैक्स लगाना है, गरीबों को नहीं लगाना या उन पे कम लगाना है, और अमीरों से पैसा लेके गरीबों को देना है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, यानी जो टैक्स की अमाउंट है, उसका अरसा है, मेथड ऑफ टैक्स पेमेंट है, वो वाजे होने चाहिए टैक्स पेयर पे। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, जो टैक्स पेयर है उसके लिए आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए टैक्स को पे करना, और उसका जो तरीक़ाकार है वो। कैनन ऑफ इकोनॉमी ये कहता है कि टैक्स जो कलेक्शन कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए। ये 4 जो है किसके बताए हुए हैं? एडम स्मिथ के। अब कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी के छोटे छोटे टैक्स कलेक्ट करने के बजाय आप बड़े बड़े टैक्स कलेक्ट कर लें, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब जो मेथड है, तरीक़ाकार है, और वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी के एक पोर्टफोलियो जनरेट कर लेनी चाहिए। पोर्टफोलियो का ये मतलब है कि किसी एक सोर्स से टैक्स नहीं कलेक्ट करना चाहिए, बल्कि डिफरेंट सोर्सेज से। हो सकता है कि उस सोर्स से कलेक्ट ना हो तो चलो बाकी दूसरे सोर्सेज से हो जाएगा। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक ही तरह के हैं कि अगर टैक्स ज़्यादा बढ़ाना है तो इतनी फ्लेक्सिबल और इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट उस टैक्स को बढ़ा सके, कम कर सके। जैसे कि कल हमने पढ़ा था ईजी फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने पढ़ी थी टाइट फिस्कल पॉलिसी। इजी फिस्कल पॉलिसी में क्या करते हैं? टैक्स रेट को कम कर देते हैं। टाइट फिस्कल पॉलिसी में टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं। तो ये वही चीज़, उसी की बात हो रही है। तो बताएं, ये क्लियर आपका? अच्छा, अब डिस्कशन है प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। 3 चीज़ें एक एक करके पढ़ते हैं।
प्रोपोर्शनल टैक्स को फिक्स्ड टैक्स भी कहा जाता है। इसे प्रोपोर्शनल टैक्स को फिक्स्ड टैक्स भी कहा जाता है। प्रोपोर्शनल टैक्स में फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज की जाती है, मतलब रेट फिक्स होता है। जैसे सेल टैक्स है ना, सेल टैक्स है 17%। जितनी भी गुड्स उन्होंने बताई हुई हैं कि इन इन गुड्स पे टैक्स लग सकता है, वो 17% सेल है, चाहे वो अमीर जाके खरीदता है दुकान से या चाहे वो गरीब जाके खरीदता है। मिसाल के तौर पे एक पार्टी का बिस्किट है, उस पर भी टैक्स लग रहा है ना। वो अगर गरीब खरीद रहा है तो तब भी वो 17% दे रहा है, अमीर खरीद रहा है तो तब भी 17% दे रहा है, मतलब फिक्स्ड परसेंटेज लग रही है। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब है फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज की जाती है, ठीक है ना। और प्रोपोर्शनल टैक्स में आमदनी के कम या ज़्यादा होने से टैक्स रेट में कोई तब्दीली नहीं आती, टैक्स उतना ही रहता है, टैक्स रेट उतना रहता है। आमदनी, जैसे आप दूसरी साइड पे देखें कि जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स का क्या मतलब है कि इनकम टैक्स में इनकम जब इंक्रीज करती जाती है तो टैक्स भी इंक्रीज करता चला जाता है, इनकम डिक्रीज होती चली जाती है तो टैक्स भी डिक्रीज होता चला जाता है। टैक्स रेट की बात हो रही है, ठीक है ना। लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्स में ऐसा नहीं है, आमदनी चाहे ज़्यादा है या कम, चाहे अमीर खरीद रहा है कोई चीज़ चाहे गरीब खरीद रहा है, टैक्स रेट उस पर सेम लगेगा। जैसे कि मैंने सेल टैक्स की मिसाल दी, बिस्किट की मिसाल। हाँ, ये समझ आ गया? बताओ, प्रोपोर्शनल टैक्स समझ आए? टैक्स रेट यहाँ सेम रहेगा, आमदनी चाहे कुछ भी हो, ज़्यादा है या कम। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे वो एक बात बता रहे हैं, कंपनीज के जो टैक्स रेट होते हैं ना पाकिस्तान में, कंपनी के टैक्स रेट पाकिस्तान में प्रोपोर्शनल टैक्स की मिसाल है, उन पे फिक्स्ड टैक्स लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, अभी थोड़ा सा वेट करें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगली पेज पे जाके। अगला होता है, एक हमने ये पढ़ लिया प्रोपोर्शनल टैक्स, मतलब फिक्स्ड टैक्स चार्ज होगा, आमदनी चाहे कुछ भी हो। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में आमदनी के ज़्यादा होने से टैक्स रेट बढ़ता है, ठीक है ना, और उल्टा आमदनी के कम होने से टैक्स रेट कम होगा। सैलरीड इंडिविजुअल और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के टैक्स रेट पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव टैक्स की मिसाल हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स में टैक्स रेट को स्लैब्स की सूरत में दिया जाता है। पहले एक सिंपल बात सुन लें, फिर मैं आपको ये स्लैब्स दिखाता हूँ। अभी प्रोग्रेसिव टैक्स ये है, ये मैंने लिखा है, टैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम। आपकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, इनकम कम हो रही है तो टैक्स रेट भी कम होगा। इसका ये मतलब है कि जो टैक्स रेट है वो डिपेंड कर रहा है इनकम पे, टैक्स रेट फ्लक्चुएट होता है इनकम के मुताबिक, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल टैक्स था, इसका टैक्स रेट का इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, टैक्स रेट फिक्स्ड है, चाहे आमदनी कुछ भी है, आमदनी ज़्यादा हो या कम, टैक्स रेट फिक्स रहेगा। लेकिन प्रोग्रेसिव में क्या है, इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, इनकम कम हो रही है तो टैक्स रेट भी कम होगा। अब मैं आपको मिसालें दिखाता हूँ। इसकी तो मैंने आपको मिसाल दे दी ना प्रोपोर्शनल, इसकी सेल टैक्स मिसाल है। सेल टैक्स और जो कंपनीज पे टैक्स लगता है ना पाकिस्तान में, वो प्रोपोर्शनल नेचर का होता है, वो फिक्स होता है, चाहे आमदनी ज़्यादा या कम वो उतना ही लगेगा। लेकिन जो इनकम टैक्स होता है ना, इसमें इनकम ज़्यादा हो तो टैक्स ज़्यादा, इनकम कम हो तो टैक्स कम, उसमें लगता है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है ना। इनकम टैक्स की जब बात करेंगे तो उस पर प्रोग्रेसिव टैक्स लग रहा होगा, जब सेल टैक्स की बात करेंगे तो उस पर प्रोपोर्शनल टैक्स लग रहा होता है। और इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं पाकिस्तान में, उस पर भी प्रोपोर्शनल टैक्स लगता है। आए मैं अब आपको वो दिखा देता हूँ, फाइल में मैंने यहाँ अटैच की हुई है। अब ये देखें, ये है, अभी जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे ना तो डिफरेंट तरह के टैक्स रेट्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ये सारी हमने याद नहीं करनी, ये सारी नहीं आती हैं पेपर में, एक दो याद करेंगे बस। एक सैलरीड इंडिविजुअल होता है, एक नॉन सैलरीड इंडिविजुअल होता है। अब ये देखें, अगर किसी की इनकम ना 6 लाख तक है, 6 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उस पर क्या है, टैक्स 0% है। लेकिन जिसकी इनकम 6 लाख से 12 लाख तक है ना, उसकी 5% है। फिर जिसकी 12 से 18 तक है तो फिर उसका रेट बढ़ता जा रहा है, फिर जिसकी 18 से 25 है फिर रेट बढ़ गया है, फिर 25 से 35 है फिर रेट बढ़ गया। मतलब इस तरह अब आप देखें कि इनकम जैसे बढ़ रही है ना, उसके मुताबिक रेट जो है ना वो भी बढ़ रहा है। तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ प्रोग्रेसिव टैक्स। और पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव टैक्स को फॉलो करता है। और पाकिस्तान में जो
सेल टैक्स है वो प्रोपोर्शनल टैक्स को फॉलो करता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी है। अब नॉन सैलरीड, ऐसे भी पर्सन होते हैं जो नॉन सैलरीड होते हैं, या एओपी के बारे में बताऊंगा जब इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे। अब ये देखें, यहाँ भी बिल्कुल वैसे है, जिसकी 4 लाख तक इनकम है उससे एक्सीड नहीं करती 0%, फिर 4 से 6 है तो फिर 5%, 6 से 12 है तो फिर 10, मतलब बढ़ता जा रहा है। इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ रहा है। अब हम उधर वापस आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। हाँ, ये पढ़ रहे थे हम। ये देखें, हमने प्रोपोर्शनल टैक्स सीख लिया, प्रोग्रेसिव। प्रोपोर्शनल टैक्स के जो टैक्स रेट है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। टैक्स या टैक्स की अमाउंट कह लो या टैक्स रेट कह लो, वो सेम रहेगा। लेकिन प्रोग्रेसिव में जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा। ये दोनों समझ आ गया आप सबको? क्लियर है? अच्छा, अब एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। हाँ, अब एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स में कम आमदनी पर ज़्यादा टैक्स रेट होता है। मतलब आमदनी कम है तो रेट ज़्यादा है, जबकि ज़्यादा आमदनी आमदनी पर कम रेट होता है। इसका ये मतलब है कि जो रिग्रेसिव होता है वो उसमें टैक्स रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनकम के। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट कम होगा, इनकम कम होगी तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा, उलट होता है। लेकिन प्रोग्रेसिव में हमने क्या देखा था, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट कम हो जाएगा, सॉरी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो टैक्स रेट भी कम हो जाएगा। ये है प्रोग्रेसिव जो है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रिग्रेसिव है उसमें इन दोनों का रिलेशन इनडायरेक्टली होता है। क्लियर? समझ आ गई? अब जो रिग्रेसिव होता है, चाहे रिग्रेसिव हो या जी, ऑन करना ही भूल। रिग्रेसिव में क्या होता है? रिग्रेसिव में जो टैक्स रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके इनकम के, और प्रोग्रेसिव में टैक्स रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। इसकी मिसाल हमने देख ली, इनकम टैक्स है, और प्रोपोर्शनल की हमने जो मिसाल देखी वो सेल टैक्स है। क्लियर? अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस की तरफ आए। क्लियर है? हाँ जी, एक मिनट। अच्छा, एडम स्मिथ प्रेजेंटेड कैनन ऑफ टैक्सेशन इन हिज बुक। जल्दी बताएं। अभी तो बताया है मैंने थोड़ी देर पहले। अच्छा चलो मैं ही सॉल्व करवाता हूँ, अब सुनो, सुनते चले जाओ। एडम स्मिथ प्रेजेंटेड कैनन ऑफ टैक्सेशन इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन उसकी बुक का नाम था। नंबर ऑफ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ वो 4 थे। कैनन ऑफ टैक्सेशन प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ, कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस और कैनन ऑफ इकोनॉमी, ऑल ऑफ अबव इसका ऑप्शन ठीक है। ओ, हाँ, अच्छा आगे है, एवरी वन शुड पे इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स। इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स इट प्रेजेंटेड प्रिंसिपल। कैनन को प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है, पहले मैंने बताया था। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस, कोई भी नहीं, नन ऑफ अबव है। क्योंकि इक्वालिटी का इक्वल अमाउंट नहीं है। इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स है। इक्वालिटी का ये मतलब है कि जो ज़्यादा कमा रहा है उस पर ज़्यादा लगाना है, जिसकी ज़्यादा आमदनी है उस पर ज़्यादा लगाना है, और अमीरों से लेके गरीबों को देना है। आगे है, रिच पीपल शुड पे मोर टैक्सेस एंड पुअर पीपल पे लेस। ये कौन सा बताएगा? ये कैनन ऑफ इक्वालिटी। द अमाउंट ऑफ टैक्स शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द एबिलिटीज ऑफ टैक्स पेयर। उनकी एबिलिटीज के मुताबिक होना चाहिए, वो कैनन ऑफ इक्वालिटी है। द टैक्स, आपको जहाँ समझना है तो मुझे रोक लेना, मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, अब सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है आपकी। टैक्स पेयर शुड बी वेल अवेयर ऑफ पर्पस, उसे पर्पस का पता हो, अमाउंट एंड द मैनर ऑफ टैक्स पेमेंट। जी,
टैक्स पेयर शुड बी वेल अवेयर ऑफ पर्पज, अमाउंट एंड द मैनर ऑफ टैक्स पेमेंट, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, उसे पता होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए। आगे है टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर, कैनन ऑफ प्रिंसिपल या कैनन ऑफ कन्वीनियंस हो जाएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, ये कौन सा होता है, कैनन ऑफ इकोनॉमी। इट इज़ बेटर टू हैव फ्यूअर टैक्सेस विद लार्ज रेवेन्यू, it is better to have fewer taxes with large revenue rather than more taxes with lesser amount of revenue, ये है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये हमने पढ़ा है अभी। थोड़े थोड़े टैक्स कलेक्ट करने की बजाय आप ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लें, चाहे वो तादाद में कम ही क्यों ना हो। छोटे छोटे टैक्स कलेक्ट करने पे टैक्स कलेक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। टैक्सेस डेट कैन बी ईजीली डिक्रीज्ड और इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ रेवेन्यू, अभी मैंने आपको बताया। अब आपने बताना इसका क्या आंसर है। ये किसके मुताबिक होता है, डिमांड ऑफ रेवेन्यू। ये इलास्टिसिटी आएगा, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी या सर्टेनिटी, इलास्टिसिटी इसका आंसर है। द इंटायर प्रोसेस ऑफ टैक्सिंग शुड बी सिंपल, नॉन टेक्निकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कौन सा होना चाहिए, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, नॉन टेक्निकल होना चाहिए। अच्छा, आगे है डाइवर्सिफाइंग द टैक्स सोर्स इन ऑर्डर टू बी मोर प्रूडेंट एंड फ्लेक्सिबल, तो कैनन ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्टली स्टेटेड द कैनन्स प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, एडम स्मिथ ने सबसे पहले बताया था। अच्छा, हु प्रोपोंडेड द प्रिंसिपल कैनन ऑफ टैक्सेशन, मतलब किसने सबसे पहले बताया, वो इसका ऑप्शन भी एडम स्मिथ था। आगे है नंबर ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन स्टेटेड बाय एडम स्मिथ 4। कैनन ऑफ टैक्सेशन डिस्कस्ड बाय एडम स्मिथ कौन कौन से हैं, ये पहला ऑप्शन, इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमी, ये 4 याद रखने हैं, ये 4 आपने। इसके अलावा जो हैं वो एडम स्मिथ ने नहीं दिए थे। कैनन ऑफ इक्वालिटी मीन, अब ये बताओ, यहाँ आपका इम्तिहान है, कैनन ऑफ इक्वालिटी मीन, इसलिए मैंने क्वेश्चन, कैनन ऑफ, इसका ए ऑप्शन ठीक है, ए। कैनन ऑफ इकोनॉमी मीन, कैनन ऑफ इकोनॉमी का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ टैक्स, कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम, ए ऑप्शन ठीक है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन आएगा। आगे है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी तो पढ़ा है, बाकी तो हमने पढ़े ही नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ठीक है। आगे क्या है, ईजीनेस इन द टाइम ऑफ पेमेंट एंड मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो ये है कन्वीनियंस, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। विच टैक्स बेटर कन्फर्म द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन टैक्सेशन, इक्वालिटी, तो इस प्रोपोर्शनल नहीं होगा, प्रोपोर्शनल, ये सी ऑप्शन ठीक है। प्रोपोर्शनल में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड मतलब सबके लिए बराबर है, चाहे अमीर है गरीब है, वो फिक्स्ड रेट देगा, जिसकी मिसाल सेल टैक्स थी। एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या था, जैसे इनकम बढ़ेगी तो आपकी ये टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स इन पाकिस्तान ये क्या था, इनकम ऑफ सैलरीड पर्सन, इनकम ऑफ नॉन सैलरीड पर्सन, इनकम टैक्स ऑफ सैलरीड पर्सन, इनकम टैक्स ऑफ नॉन सैलरीड पर्सन, इनकम टैक्स ऑफ AOP, ऑल ऑफ अबव। मैंने अभी आपको दिखाया था सैलरीड, नॉन सैलरीड और AOP की सारी डिटेल बताई थी। जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है, तो ऑल ऑफ अबव इसका ऑप्शन ठीक है। अंडर द प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, प्रोपोर्शनल मतलब रेट फिक्स होगा। अब ये न्यूमेरिकल आप तो सॉल्व करके दो ज़रा मुझे, ये वाला मैं आपको समझा देता हूँ, फिर सॉल्व आपने करना है। अंडर द प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम अ पर्सन पेज ₹1000 एज अ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ₹10,000, यानी उसकी 10,000 इनकम है, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो 1000 है।
हाउ मच टैक्स द पर्सन शैल पे वेयर हिज टैक्सेबल इनकम इज ₹20,000, यानी उसकी जो इनकम है अगर 10,000 है तो वो 1,000 उस पर टैक्स दे रहे हैं। अगर उसकी इनकम 20,000 हो जाए तो फिर उस पर टैक्स कितना लगेगा, बताओ बताओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1,000 लगेगा। कितना? 1,000। चैट में बताना, चैट में बताओ। 2,000, वकास का आंसर बिल्कुल ठीक है, 2,000 लगेगा। और किसका आंसर 2,000 है? नहीं, 1,000 नहीं है, 1,000 नहीं है। देखो देखो, हमने क्या पढ़ा था प्रोपोर्शनल टैक्स में, पढ़ा था कि रेट सेम होता है। रेट, आप रेट की बात करो। देखो यहाँ पे रेट, पहले आप रेट को कलेक्ट करो। रेट कैसे निकालोगे? 1,000 को ऊपर रखो, 10,000 नीचे, तो कितना बनेगा? कितना आएगा? 10% आएगा ना। इसका रेट आ गया 10%। अब प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है? प्रोपोर्शनल टैक्स में रेट सेम रहता है। अब वो कमा रहा है 20,000, तो 20,000 का 10% ही देगा ना। तो 20,000 का 10% 2,000 ही आएगा ना। प्रोपोर्शनल टैक्स में वो रेट सेम होता है। यहाँ से हमने रेट कैलकुलेट किया और यहाँ उसे अप्लाई कर दिया, तो 20,000 है तो वो उसकी जो टैक्स बनेगा वो 2,000 बनेगा, लेकिन रेट सेम है। हमने टैक्स अमाउंट की बात नहीं की, हमने रेट की बात की है। रेट सेम होता है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, इनमें से कौन सा नहीं है? ये सिक्रेसी, ये तो बाकी तीनों हमने पढ़े हुए हैं ना अभी। प्रोपोर्शनल टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स टैक्स, फ्लैट टैक्स, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। ये तो बिल्कुल इसके अपोजिट है ना। तो फिक्स टैक्स होता है। प्रोपोर्शनल मतलब फिक्स। स्लैब रेट्स आर द एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव, अभी हमने देखा है। टैक्स इनकम बढ़ेगी तो सेल भी बढ़े, वो रेट भी बढ़ जाएगा, तो वो स्लैब्स होते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए भी थे, सैलरीड के और नॉन सैलरीड और एओपी के। टाइप्स ऑफ टैक्स रेट्स, ऑल ऑफ अबव, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल, देखो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ाया था। ये है टाइप्स ऑफ टैक्स रेट्स, दोनों में फ़र्क है, मिक्स ना कर देना वहाँ पे पेपर में। वो पढ़ाए थे टैक्स की टाइप्स, कौन कौन सी थी, किसी को याद है? टैक्स की दो टाइप्स थी, एक प्रोविंशियल और फेडरल। फेडरल की फिर दो टाइप्स थी, एक एफबीआर टैक्स और अदर फेडरल टैक्सेस। फिर जो एफबीआर के फिर दो थी, इनलैंड और फिर उसमें से एक क्रॉस बॉर्डर। वो थी टाइप ऑफ टैक्सेस। ये हैं टाइप ऑफ टैक्स रेट। टैक्स रेट की तीन टाइप्स हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स रेट, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट और रिग्रेसिव टैक्स रेट। तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन ठीक है। आगे है, अमाउंट ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ टैक्सेबल इनकम। फिक्स्ड प्रोपोर्शन कौन सा आएगा इन प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम? फिक्स्ड होगा ना इधर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन लोअर इनकम? तो प्रोग्रेसिव। टैक्स रेट इंक्रीजेज एज टैक्स बेस इंक्रीजेज। टैक्स रेट इंक्रीज हो जाता है जैसे टैक्स बेस इंक्रीज हो, तो कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव। पीपल विद लोअर इनकम पे अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ टैक्स एज कंपेयर टू पीपल विद हायर इनकम, तो प्रोग्रेसिव। जिनकी इनकम कम है वो टैक्स पे कम देंगे, जिनकी ज़्यादा है वो ज़्यादा देंगे, तो प्रोग्रेसिव। अपोजिट ऑफ रिग्रेसिव, रिग्रेसिव का जो अपोजिट होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। इन दोनों में रेट चेंज होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल में रेट सेम रहता है। अब आगे है, वेरियस टैक्स ब्रैकेट्स आर द एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव। मैं एक मिनट आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो, इसको स्लैब्स भी कहते हैं। स्लैब्स मतलब जो डिफरेंट स्लैब्स हैं, ये 6 लाख से 12, 12 से 18, 18 से 25, ये स्लैब्स है। इनको ब्रैकेट्स भी कहते हैं, यानी ये एक ब्रैकेट है 6 से 12, ये फिर 12 से ये अगली ब्रैकेट है। इनको स्लैब्स भी कहते हैं, ब्रैकेट्स भी कहते हैं। अब ये कहाँ होती हैं, ये किस टैक्स में होती हैं, स्लैब्स या ब्रैकेट? कहाँ चला गया? हाँ, ये वेरियस टैक्स ब्रैकेट्स आर द एग्जांपल ऑफ, किसका होते हैं? प्रोग्रेसिव में। रिग्रेसिव का मतलब होता है, कहाँ चला, हाँ, रिग्रेसिव मीन गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, यानी हाई से लो की तरफ आना, इसका ये मतलब होता है। द हायर इनकम ग्रुप पे लेस टैक्स
एज कंपेयर टू लोअर इनकम ग्रुप, यानी जो जिनकी हायर इनकम है वो कम टैक्स दे रहे हैं, जिनकी कम इनकम है वो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है। टैक्स रेट डिक्रीजेज एज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इंक्रीजेज, तो ये क्या होता है, टैक्स रेट कम हो रहा है और जैसे 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 इनकम इंक्रीज हो रही है तो ये रिग्रेसिव होता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स इन पाकिस्तान, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल में सेल टैक्स भी प्रोपोर्शनल है, मैंने आपको बताया वो 17% लगता है, फिक्स है, मतलब सब पे, चाहे अमीर कोई चीज़ खरीद रहा है या गरीब खरीद रहा है या सेल कर रहा है, अमीर कंपनी सेल कर रही है, गरीब कंपनी, वो प्रोपोर्शनल फिक्स होता है, ठीक है ना। इसमें सेल टैक्स एक एग्जांपल है, दूसरा है इनकम टैक्स ऑफ कंपनी, बोथ है भी आएगा, ये नहीं आएगा इनकम टैक्स ऑफ सैलरीड पर्सन, न लगा देना, ये आएगा एक सेल टैक्स और दूसरा इनकम टैक्स ऑफ कंपनी। सेल टैक्स तो मैंने आपको बता दिया ना, इसका मैं कंपनी का भी दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखें, ये जो कंपनी होती है ना, बैंकिंग कंपनी, इनकी इनकम पे 35% लगता है, और कंपनी अदर देन बैंकिंग एंड स्मॉल उस पर 29% लग रहा होता है, और जो स्मॉल कंपनी होती है 20, ये फिक्स्ड है ये, और ये फिक्स्ड है तो फिर कौन सा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा सेल टैक्स भी प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ थे ना, हाँ यहाँ थे। अच्छा, टू ब्रिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन कंट्री टैक्सेस शुड बी, टू ब्रिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन कंट्री टैक्सेस शुड बी डायरेक्ट, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव, क्या ऑप्शन आएगा? प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब वो कह रहा है टू ब्रिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी जो ज़्यादा कमा रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लो, जो कम कमा रहा है उससे कम टैक्स लो, मतलब अमीर से लेके गरीब को दो। और इसमें वो भी फिट आता है कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ इक्वालिटी जो एडम स्मिथ ने दिया था। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल है और न्यूमेरिकल है, ये आप लोगों ने सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है। इफ इनकम टैक्स इज असेस्ड एज ₹100 ऑन एन इनकम ऑफ ₹1000, यानी 1000 टैक्सेबल इनकम है, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो है ₹100। कंप्यूट टू दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट इनकम टैक्स रेट इज प्रोग्रेसिव, यानी प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है, इनकम बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। किसी को आता है इसका आंसर? वैसे मैंने सामने तो निकाला हुआ है, चलो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। अब हमने इसको ना आप डिवाइड कर दो, 150 को डिवाइड करो 2000 पे, तो ये आया 7.5%। इसको अगर इस पे डिवाइड करो तो ये 10% आता है। अब हम क्योंकि प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे इनकम 2000 हुई है और 150 उसका क्या हुआ है, 150 टैक्स की अमाउंट है, तो उसका जब रेट निकाला तो वो 7.5 था, वो 10 से कम है। अब यहाँ देखो कि 350 3000 इनकम है और 350 टैक्स की अमाउंट है, जब इसका रेट निकाला तो वो 11.6% आया। आगे चलते हैं। अब याद देखें, 4000 इनकम है, ठीक है ना, और 400 टैक्स है, तो रेट निकाला तो वो 10% आया, और 5000 इनकम हुई है, 450 उसका है टैक्स की अमाउंट है, तो रेट निकाला तो 9% आया। अब यहाँ हमने निकाला था 10%। हम प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं तो इनकम बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ना चाहिए ना, कहाँ रेट बढ़ रहा है, इसमें तो रेट कम है, 11.6 सिर्फ इसी में बढ़ रहा है, इसमें तो 10 का 10 ही खड़ा है ना, और इसमें 9 है, 9 10 से कम है, ये 10 का 10 है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है आपका, ये वाला, ये बी ऑप्शन। जी, आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ। अब NFC अवार्ड एक छोटा सा टॉपिक है, बजट एक दूसरा टॉपिक है, और एक तीसरा टॉपिक है गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ और रिसीट्स। ये फिर किसी दिन मैं करा दूंगा, कल से इंशाल्लाह हम सेल टैक्स को स्टार्ट करेंगे।